नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस वीडियो में हम उस महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जो आदिकाल तक ना पैदा हुआ होगा ना होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इतना संघर्ष करते करते इतनी गरीबी से उठते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत सारे महापुरुषों ने भी हासिल नहीं किया। दोस्तों, इनके नाम पर इतनी सारी डिग्रियां हैं, इन्होंने इतनी सारे ज्ञान प्राप्त किया, इतनी पढ़ाई की इन्होंने कि कोई भी हमारे इतिहास में ऐसा महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ कि किसी ने इतनी सारी डिग्रियां एक जीवन काल में प्राप्त की हो। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही महापुरुष जो हुए हैं हमारे 132वीं जयंती पर, उनके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ऐसे महापुरुष का जो संघर्ष था जीवन का कैसा रहा है और कितने संघर्ष करने के बाद उन्हें ये उपाधि मिली। और इन्हीं महापुरुष ने हमारे भारत को एक ऐसा मतलब कि संविधान दिया जिससे कि हमारा पूरा देश चल रहा है। और इन्हीं महापुरुष ने महिलाओं को भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए बेहतर जीवन और समानता का अधिकार भी दिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बाबा साहब के ऊपर एक और वीडियो बनेगा जो पूरा उनके जीवन काल पर परिचय पर होगा, तो आगे चल के मिलेगा आपको वीडियो जल्दी ही। लेकिन उनके बारे में हम आज कुछ जान लेते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे जो SSC, UPSC और सभी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बाबा साहब के बारे में। तो जल्दी ही अभी हमें 2022 में क्या हुआ, 14 अप्रैल को, जैसा कि हम जानते हैं कि इस महापुरुष का जन्मदिन 14 तारीख को होता है। 14 अप्रैल 2022 को 132वीं जयंती इनकी मनाई गई बहुत ही धूमधाम से। राष्ट्र द्वारा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब क्या थे, उनके बारे में और क्या जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, देखिए क्या क्या थे उनके अंदर, क्या क्या क्वालिटी थी कि बता नहीं सकते। समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषीविद, बहुत सारी भाषाएं उनको मालूम थी, कई भाषाएं, मतलब 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको, ठीक है। विद्वान और विभिन्न धर्मों के विचारक थे। सोचिए, इतने छोटे जीवन काल में उन्होंने कितनी सारी उपाधियां धारण कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाबा साहब के बारे में और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या थे जन्म से लेकर के। जन्म इनका कहाँ हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में महू मध्य प्रांत, जो उस टाइम मध्य प्रांत के नाम से था, अब मध्य प्रदेश में के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, देखिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन गया आपका SSC में, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। उनके संक्षिप्त परिचय हम लोग लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन्हें। भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है SSC में और UPPCS में भी पूछ लेता है कभी कभी कि भारत संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हैं बाबा साहब थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। वो संविधान निर्माता, ठीक है, संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति कह सकते हैं
जो उनकी प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष चेयरमैन हमारे डॉक्टर बाबा साहब थे। और जानने की कोशिश करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के भी थे। और ये एक और देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के यही थे, अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के भी थे, प्रारूप समिति के। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की अधिकारों के लिए लड़ाई की। इनका मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि ये खुद एक दलित परिवार से थे, महार जाति के थे, तो इन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी थी अपने जीवन काल में कि वो चाहते थे कि दलितों को कैसे उठाया जाए। वो शुरू से लेकर अंत तक दलितों के लिए लड़ते रहे, और अन्य जो पिछड़े वर्ग थे उनको समानता देने के लिए, एक समान कि उनको ज़िंदगी अच्छी हो जाए, समानता का अधिकार देने के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। इनका योगदान क्या था? उन्होंने मार्च 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ, इसके 1927 में क्या किया? उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो नगर पालिका बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे थे। तो 1927 में उन्होंने एक विरोध भी किया था, महार सत्याग्रह। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, तीसरा क्वेश्चन, कि महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। 1926 में म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ऑफ महाड़ ने सभी समुदायों हेतु तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। तो पहले जैसा कि जानते हैं कि ये इनका जो जीवनी है वो तो बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना संघर्ष किया था, इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। तो 1926 में क्या हुआ कि महार जाति के लिए तालाबों का उपयोग करने के संबंधित आदेश पारित किया। इससे पहले अछूतों को महाड़ में पानी पीने का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। तो पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, कि जो सवर्ण लोग थे वो अपने तालाब में उनको पानी तक नहीं पीने दिया करते थे, निम्न जातियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए, उन्होंने तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तीनों में इन्होंने ही भाग लिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब पूना पैक्ट क्या था, ठीक है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। पूना समझौता पे एक हस्ताक्षर किया था। तो पूना पैक्ट बेसिकली था एक संक्षिप्त बता देते हैं आपको कि पूना पैक्ट में क्या था कि दलितों के लिए उन्होंने एक वर्ग की मांग की थी कि उनको एक वर्ग दे दिया जाए अलग से। जैसे समुदाय था ना, कि पिछड़े जाति का समुदाय था, पिछड़े वर्ग के लिए एक समुदाय बना दिया गया था। तो अछूतों के लिए भी उन्होंने एक समुदाय की मांग की थी, लेकिन गांधी जी इसका महाविरोधी थे। उन्होंने इसका बहुत ही विरोध किया। ठीक है, उन्होंने उसकी मांग को नहीं मांगी, इसीलिए वो क्या किए, गांधी जी वहाँ पे अनशन में बैठ गए और उन्होंने एक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर मांगे कि आप जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जाति जो है, निम्न जाति, जो महार जाति मतलब 80 कास्ट, जो दलित परिवार के जो सदस्य होते हैं वो हमारे कास्ट में ही आते हैं, हिंदू धर्म में आते हैं। लेकिन बाबा साहब ये नहीं मानते थे, क्योंकि इनको पर इतना अत्याचार किया जाता था कि क्या हम बताएं। हालांकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 77 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। तो जब पूना पैक्ट उन्होंने हस्ताक्षर किया तो उन्होंने कहा किया कि इनको एक आरक्षण दिया जाएगा, जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं, दलित हो गए और पिछड़ी जाति के हैं, उनको एक आरक्षण दिया जाएगा। तो उससे संख्या क्या हुई, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई विधानमंडल में। ठीक है, दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई, 18% तक वहाँ पे सीट बढ़ा दी गई, 18%। एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ठीक है, ये बन गया आपका क्वेश्चन
हिल्टन यंग कमीशन में के समक्ष प्रस्तुत इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नींव रखने का कार्य किया, क्योंकि ये कानून मंत्री थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स पे एमएससी किया था इकोनॉमिक्स से, तो इनको रिजर्व बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना की थी इन्हीं के बलबूते पे हुई थी। जो अब जो हमारे नोट वोट बन रहे हैं इन्हीं के बलबूते पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव और पद। वर्ष 1936 में ये विधायक एमएलए के रूप में बॉम्बे विधानसभा बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। तो इनकी एक और कहानी है कि इनके चुनाव उन्होंने लड़े, लेकिन बहुत लोकसभा चुनाव हार गए। तो इनको किसी तरह से एमएलए बनाया गया, क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज था कि किसी भी और जितने हमारे महापुरुष थे उनके पास उतनी जानकारी नहीं थी संविधान निर्माण के लिए। तो इनको बनाना बहुत ही ज़रूरी था। वर्ष 1942 में इन्हें एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति किया गया। वायसराय भी इनको बना दिया गया 1942 में। वर्ष 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया। तो 1947 में सबसे प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में भी। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, इनके पूरे जीवन जो परिचय है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे एक नए वीडियो में, क्योंकि इसमें बताना बहुत ही वो नहीं है, मतलब इनका परिचय देना बहुत बड़ी बात है। लगभग 1 घंटे के लेक्चर हो जाएगा। तो एक शॉर्ट लेक्चर हम ले रहे हैं इसको बताने के लिए कि क्या क्या उन्होंने उपाधि धारण की। बौद्ध धर्म को अपनाना। तो इन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, सबसे बड़ी बात ये थी। उनका मानना था हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो हिंदू कोड बिल था, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1951 में। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर 1956 महापरिनिर्वाण दिवस को उनका निधन हो गया। तो 26 दिसंबर 1956 को इनका देहावसान हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। चैत्र भूमि मुंबई में स्थित है। चैत्र भूमि मुंबई में स्थित है, जो BR अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। तो बाबा साहब के अम्बेडकर की स्मारक के रूप में कौन से जाने जाते हैं? चैत्र भूमि, याद कर लीजिए, मुंबई में है। और बात करते हैं आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न का इनको दिया गया भारत रत्न, लेकिन बहुत इनके मरणोपरांत दिया गया 1990 में लगभग। इनको तो ऐसे महापुरुष को तो पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था, दे देना चाहिए था, क्योंकि भारत रत्न 1952 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने क्या क्या किए। पत्रिकाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी। मूल नायक 1990 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता के नाम से इन्होंने एक पत्रिका लिखी। जनता 1930 में। इन्होंने काफ़ी मतलब लिखे हुए वो काफ़ी अच्छे थे। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक कौन कौन से थे आप पढ़िए ज़रूर। इनको बहुत ही अच्छी बातें इनमें दी गई है, फैक्ट दिया गया है। जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है इनकी। बुद्ध और उनके धर्म, ये भी क्वेश्चन मतलब एक अच्छा किताब उन्होंने लिखा था। हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। तो सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के लिए उन्होंने किया, क्योंकि महिलाओं का इतना दयनीय स्थिति थी कि उनको उठाना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये महापुरुष ने उनको समानता का अधिकार, उन्हें पढ़ने लिखने का मतलब जो अधिकार एक पुरुष को था, पूरा अधिकार महिलाओं को भी दिया। तो ऐसा संविधान उन्होंने लिखा है। ठीक है,
हिंदू महिला संगठन में क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन संगठन का उन्होंने नेतृत्व किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्टार्टिंग यहीं से की उन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा से ही क्या किया इन्होंने, एक ग्रुप बनाया, मतलब जो कहते हैं दलित का उन्होंने संगठन किया। उसमें अपना आप धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार करने लगा, अपना मतलब उनको बढ़ाने के लिए, दलित को ऊपर उठाने के लिए एक सभा करना स्टार्ट किया उन्होंने कि कैसे अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। क्योंकि इतने पढ़ने के बावजूद भी जो छुआछूत ये सब, अनटचेबिलिटी ये सब थी ना, तो वो जा नहीं रही थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए इनको वहाँ पे उतरना ही पड़ा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने 1923 में किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी इन्होंने के भी अध्यक्ष थे यही। अनुसूचित जाति फेडरेशन का इन्होंने नेतृत्व किया, काफ़ी इन्होंने नेतृत्व किया, संगठन किया। अब बात की जाए वर्तमान समय में अम्बेडकर की प्रासंगिकता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें बहुत ज़रूरी है। अब प्रेजेंट में क्या, भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है। जैसा कि देखिए उस समय कितनी ज़्यादा जातिवाद थी, उसको लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचा। लेकिन अभी भी जातिवाद अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 2022 में भी जातिवाद मतलब कायम है। मतलब अगर चला जाए कुछ शहरों में थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन गांव एरिया में चले जाइए हम ना, तो दलितों के साथ बहुत ही जातिवाद होता है। दलितों के ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल की है, अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है। क्योंकि जब आरक्षण अगर नहीं मिलता अगर दलितों को, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो तो दब कुचल जाते, मतलब दबते चले जाते। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हैं। तब भी इस मतलब 2022 में भी अभी अगर देखा जाए तो सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा में, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, आपका नज़रिया बदलेगा। अच्छे नज़रिए के साथ साथ आप देश का विकास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तभी आप अब आर्थिक क्षेत्र में भी ये पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि जब ये पढ़ना नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, बताइए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ ही राजनीति में सांप्रदायीकरण का उदय हुआ है। अतः अम्बेडकर संवैधानिक नैतिकता द्वारा धार्मिक नैतिकता और एक सुरक्षित आधार प्रदान करके भारतीय संविधान को स्थायी क्षति को रोका जा सकता है। संवैधानिक नैतिकता अगर उनको फॉलो किया जाए तो तभी जा करके हम लोग। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो तीनों बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय इन्होंने जा कर के उसको मतलब कि वहाँ पे शामिल हुए, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस नहीं उपस्थित हुई। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन भारत वायसराय, कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, 1926-31 के बीच में के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। इस पैक्ट में क्या हुआ, इसमें कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, को समाप्त करने और तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने सहमति दी गई। तो उन्होंने कहा था कि हम सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन सहमति दी थी, लेकिन वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ। जैसे पहला भी हुआ था उसी तरह दूसरा भी हुआ। तो एकलौते भारतीय थे, मतलब नेता थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन ये तो बता दिया आपको। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये हुआ 17 नवंबर 1932 को।
तो तीनों डेट याद कर लीजिए। 7 सितंबर कितने तारीख को, देखिए तीनों कौन कौन है, ठीक है, तीनों डेट आप याद कर लिए। पहला था 7 सितंबर 1931, दूसरा हुआ 7 सितंबर 1900, सॉरी ये देखिए 31 है यहाँ पे, यहाँ पर भी 31 दे रखा है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को, समय समय पर। अब क्या हुआ, देखिए तीसरा जब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को समय समय पर नियुक्त विभिन्न उप समितियों को रिपोर्टों पर विचार करने हेतु लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कि उप समितियां जो थी उनको रिपोर्ट देना था जा करके वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसकी परिणति तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में हुई। तो इन्हीं के कारण क्या हुआ कि क्योंकि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, तो अब क्या हुआ कि तीनों उसके साथ क्या हुआ, परिणति अंततः एक भारत शासन अधिनियम लागू किया गया 1935 में। 1935 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ, 1935 के। ठीक है, कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तीसरे में तो लिया ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता उस समय क्या थे, जेल में थे। क्योंकि वो सभी लोग जेल में थे, इस वजह से क्या हुआ कि सम्मेलन में भाग नहीं ले पाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, एक ऐसे महापुरुष के बारे में इस छोटी सी वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था हमारा उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी कि उनके क्या क्या योगदान थे, प्रमुख बिंदुएं क्या थी, चर्चा किया जा रहा था। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।